हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम हुआ है और जो है ये 2 शिफ्ट्स में हुआ है। इसमें शिफ्ट 1 का जो हो है उसमें हम सीडीपी का पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हम पूरी की पूरी इसकी आंसर की के ऊपर बात करेंगे, पूरे सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि किसका आंसर करेक्ट था, किसका आंसर क्या था और कहाँ-कहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्टी हुई है। मैंने ये देखा है कि साइकोलॉजी का जो इसमें पार्ट आया है वो थोड़ा-सा जो है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वो थोड़ा-सा टफ आया है और के मुकाबले। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पेपर का पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेके 30 तक का जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इसमें वो सारे के सारे कवर करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम इसमें कवर करेंगे। सेट की अगर हम बात करें, सेट ए की हम इसको बता रहे हैं, आप उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सेट ए है और ये आज का ही है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आया था पूरा का पूरा, जिसके लिए टाइम जो अलॉट हुआ है आपको वो 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे का टाइम अलॉट हुआ है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो पेपर है इसमें सिर्फ अभी हम जो है वो कर रहे हैं ये सीडीपी वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो आंसर्स हों वो करेक्ट हों, बट हो सकता है क्योंकि एक दो ऑप्शंस में मेरे को भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आपके हिसाब से बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, हाउ मेनी फोकस ग्रुप्स वर फॉर्म टू प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो जब हुए थे इसमें तो टोटल 21 फॉर्म हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by the same individual on different occasion or with different sets or of equivalent items is called। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ एडजस्टमेंट, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इन विच मेजरमेंट इनिशियल पॉइंट इज जीरो। तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट में जो होता है इनिशियल पॉइंट जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग कर्व इज। किसी भी कर्व की इनिशियल स्टेज क्या होती है, लर्निंग कर्व की। तो लर्निंग कर्व अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। तो मतलब एक बार क्या होता है, वो इनिशियली अगर हम बात करें तो वो एकदम से इंक्रीज़ करता है, एकदम से इंक्रीज़ करने के बाद में वो डिक्रीज़ करना शुरू कर जाता है। यानी टाइम टू टाइम वो जो क्या होता है वो डिक्रीज़ करना होता है और एक प्लेटू टाइप का उसमें बन जाता है थोड़े से टाइम के बाद में। तो इनिशियल स्पर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। यानी सडन इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। डाउनवर्ड स्लोप जो होता है वो बाद में आती है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इनिशियल स्टेज क्या होती है। तो इनिशियल स्पर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्या होता है, प्लेट्यू आता है इसमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड टू। डिसकैलकुलिया जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ लेटर, पुअर हैंड राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिट्स से ये रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है साइकोलॉजिस्ट फ्रूड कंसीडर्ड कंसिडर्स व्हाट मैन विद इन मैन। ठीक है, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने भी यही करा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है वो। नेक्स्ट आपको दे रखा है द करेक्ट सीरीज ऑफ माइक्रो टीचिंग एक्टिविटीज़ इज। माइक्रो टीचिंग एक्टिविटीज़ की करेक्ट सीरीज़ क्या है। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो दे रखा है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, फीडबैक। फिर आपको ऑप्शन बी दे रखा है प्लानिंग, फीडबैक, रीटीचिंग, रीप्लानिंग सॉरी, री फीडबैक, टीचिंग और री टीचिंग। ऑप्शन सी दे रखा है प्लानिंग, प्लानिंग, टीचिंग, री टीचिंग, फीडबैक, री फीडबैक। फिर आपको ऑप्शन डी दे रखा है प्लानिंग, फीडबैक, री प्लानिंग, टीचिंग और री टीचिंग। तो इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद टीचिंग करते हैं, उसके बाद फीडबैक। अगर वो करेक्ट नहीं होता तो उसके बाद री प्लानिंग, री टीचिंग और री फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आपको बोला है प्रोपाउंडर री इन्फोर्समेंट थ्योरी के कौन है। ठीक है, पावलोव हैं या स्किनर हैं या थॉर्नडिक भी बोलते हैं इनको हम। ठीक है, या सी एल हल हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर
पहले तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा बी के स्किनर। इनका पूरा नाम क्या है? बी के स्किनर। इसका जो है, इनके जो हैं वो प्रोपाउंडर हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है ये इक्वेशन किसने दी है? अचीवमेंट इज इक्वल्स टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। ये जो इक्वेशन है ये किसने दी है? तो ये किसने दी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वुडवर्थ, मॉर्गन, मैस्लो या फ्रीवुड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है मॉर्गन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू डेविस द करेक्ट सीरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। डेविस के अनुसार करेक्ट सीरीज क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको दे रखा है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग। ऑप्शन बी दे रखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सॉरी, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ऑप्शन सी दे रखा है लीडिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। ऑप्शन डी दे रखा है प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो इसकी अगर हम बात करें इसका अकॉर्डिंग टू डेविस जो करेक्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन नंबर अगर हम इसकी बात करें तो 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है। फिर आपको 12th क्वेश्चन दे रखा द न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम सच एज ओपन एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन एक्सेट्रा इज जस्टिफाइड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, यानी इसको हिंदी में पढ़ूँ तो नई तरह की शिक्षा व्यवस्था में ओपन एजुकेशन यानी यथामुख शिक्षा, पत्राचार शिक्षा जिसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, आदि का औचित्य निम्नलिखित में से किस कारण से दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। इसमें मेरे को भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। आपको दे रखा है विद द व्यू टू रिड्यूस इलिटरेसी, फिर आपको दे रखा है विद द व्यू टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आपको दे रखा है विद द व्यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, फिर आपको दे रखा है विद द व्यू टू रिड्यूस टू इंक्रीज द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको मेरे को जो है इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आपको गलत बताने से अच्छा है कि मैं आपको मना ही कर दूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। 13 जो है ड्राइव इज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एक्टिवेट्स द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ये लाइन किसने कही थी? ठीक है, डैशल ने कही है, बोरिंग ने कही है, गेट्स ने कही है या फ्रेंडसन ने कही है। तो ये लाइन जो कही है डैशल ने कही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, 14 में बोल रखा है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी? ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? जॉनसन एंड स्टर्न के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा या गिलफोर्ड के द्वारा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है थर्स्टन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू होम डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रॉयनिक स्टेट ऑफ टू मेच्योरिटी। ये किसने कहा है? तो ये हर्लॉक ने कहा है। वेबस्टर डिक्शनरी ने जो है इसको उसके बाद पब्लिश किया था। तो ज़्यादातर लोगों को इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बोला गया है कि लर्निंग प्लेट्यू ड्यू टू साइकोफिजिकल लिमिटेशन क्या हो सकता है? ये इनमें से कैन बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय या इजी टू डिस्ट्रॉय। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्ट्रॉय हो किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट 17 क्वेश्चन बोला गया है एक्शन रिसर्च हैज़ द लिमिटेशन। एक्शन रिसर्च में की जो है वो लिमिटेशन क्या है? ठीक है, जिसको हम हिंदी में अगर हम बात करें, इसको हिंदी में बोलते क्या हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक शोध। इसका सीमांकन क्या होता है? ठीक है, ये वैज्ञानिक नहीं होता, नो हाइपोथेसिस यानी कोई हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, आई थिंक परिकल्पना नहीं होती इसमें, जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण नहीं होता इसमें, या डिज़ाइन ऑफ रिसर्च नहीं होता इसमें। तो इसकी अगर हम बात करें सामान्यकरण नहीं होता इसमें, बाकी सब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। बोला है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? 21D, 21B, 21C या 21A। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 21A 614 साल के बच्चे जितने होते हैं उनको पढ़ने का जो है वो अधिकार इस आर्टिकल में दिया जाता है। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है विच इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ वर्ड्स, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, कौन सी इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है? उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त। ठीक है, यानी अमूर्त जो होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 20 में बोला गया इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। द टर्म कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? ठीक है, इज रिफर्स टू। ठीक है,
तो 20 की अगर हम बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ स्कॉलेस्टिक एरियाज, ऑप्शन सी दे रखा है इवैल्यूएशन ऑफ स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एरिया, फिर ऑप्शन डी दे रखा है इवैल्यूएशन ऑफ को स्कॉलेस्टिक एरिया। तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इवैल्यूएशन ऑफ स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो हिंदी में बोलेंगे इसको शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी वर्बल सब टेस्ट इन बेकर मेहदी वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग। ठीक है, ये इस सब टेस्ट कितने हैं बाकर मेहदी के वर्बल टेस्ट में। ठीक है, क्रिएटिंग थिंकिंग के जो वर्बल टेस्ट है उसमें कितने सब टेस्ट हैं। तो टोटल अगर हम इसमें बात करें 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, फिर आपको दे रखा है हु हैज़ डेवलप्ड द ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। तो ये किसने करी है डेवलप, स्किनर ने करी है, नॉर्मन ए क्राउडर ने करी है, गिलबर्ट ने करी है या कैलर ने करी है। तो इसका अगर हम बात करें 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रैचमर के अनुसार, ठीक है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा जो है एक पर्सनैलिटी का टाइप नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, नहीं पूछा गया, ये बात याद रखना। ठीक है ना, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक या इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो है वो पिकनिक, वैसे इसने स्पेलिंग जो है ना, इन्होंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी है, PYK होता है ये। ठीक है, PYKNIC, तो PYK होता है, इन्होंने लिखने में गलती करी है। पहली बात तो ये टाइपिंग मिस्टेक है इनकी या जो भी है। इंट्रोवर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है अकॉर्डिंग टू टेवर्स एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। एटीट्यूड मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इन सच अ वे दैट बिहेवियर इज गिवन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन सी दे रखा है एबिलिटी टू लर्न। ऑप्शन डी दे रखा है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में बोला है लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड, हु सेड इट। तो ये लाइन किसने कही थी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे, स्किनर, क्रॉनबैक, क्रो एंड क्रो या JP गिलफोर्ड सॉरी। तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो ये किसने डेवलप करी थी। तो इसकी अगर हम बात करें ये करी थी डेवलप, ऑप्शन नंबर वैसे तो इसमें 4 दे रखे हैं, हर्सबर्ग दे रखा है, हल दे रखा है, मैस्लो दे रखा है या मॉर्गन दे रखा है। तो ये हर्सबर्ग ने करी थी, 1959 में करी थी ये। ठीक है, 1959 में करी थी ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको 27 क्वेश्चन दे रखा है। 27 क्वेश्चन में क्या बोला है, इनटू हाउ मेनी स्टेजेस, इसको छोटा करता हूँ मैं, पहले रुक जाओ। इनटू हाउ मेनी स्टेजेस हैज़ कोलेस्निक डिवाइडेड द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, कोलेस्निक ने ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है ना, तो 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है और 10 दे रखा है। तो इसकी अगर हम बात करें 27 का, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 8 स्टेजेस होती हैं टोटल, उसमें डिवाइड होता है, इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है अकॉर्डिंग टू होम एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन इट्स नीड एंड द सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स। ये इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ये किसने कहा है, पहले तो गेट्स ने कहा है, आइजेनिक ने कहा है, या कोलेमन ने कहा है, या बोरिंग लैंगफील्ड वेल्ड ने कहा है, इन तीनों ने कहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बोरिंग लैंगफील्ड एंड वेल्ड ने कहा है ये। ठीक है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवार्ड्स एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, हेरिडिटी, इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद के जो टॉपिक वाइज पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ही। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका टॉपिक का भी है, जैसे मैथमेटिक्स का है या किसी भी टॉपिक का है, इंग्लिश का है, तो आप मेरे को वो पेपर जो है हमारे ग्रुप जो है मैथस्तान ऑफिशियल पे उस पर सेंड कर सकते हो, या आप मेरे को जो है टेलीग्राम पे पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप में मान लेते हैं सेंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसमें पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। आपको उसके आंसर जो हैं बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। तो जितने भी हमारे जान पहचान में टीचर्स हैं या जो भी हैं,
हम उससे सारे के सारे आंसर्स आपके प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो इसके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन जो दे रखा है वो बोल रखा है कि व्हेन अ नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग अर्न इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ यूज्ड बाय अ पर्सन इन सच अ सिमिलर सिचुएशन देन इट इज़ नॉन एज, इसको क्या कहते हैं हम। ठीक है, तो बोला क्या गया, मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में भी पढ़ के बताता हूँ कि जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। सीखने का क्षैतिज अंतरण कहते हैं, सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, सीखने का द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, सीखने का ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। इसमें बोला गया है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इसका करेक्ट आंसर है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसके टोटल 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट लगता है या कुछ ऐसा लगता है कि आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें।